इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोहलरास लॉ की। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले से बताया जा चुका है कि इसका मेन एप्लीकेशन यही है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करने के लिए हम कोहलरास लॉ में कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेते हैं। सपोज़ अगर हमें एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करना है, तो उसको पता करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिनका मोलर कंडक्टिविटी हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मालूम हो, जैसे कि KCl, HCl और पोटेशियम एसीटेट। क्लियर। अब हम इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से एसिटिक एसिड जिसमें CH3CO एनायन और हाइड्रोजन आयन होता है उनके मोलर कंडक्टेंस का मान पता करेंगे, उनके मोलर कंडक्टिविटी का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता करेंगे और इस तरह से हम ओवरऑल पता कर लेंगे कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगी। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इसको सीखते हैं कैसे होगा ये। देखो बेटा, कोहलरास लॉ आपको बताया गया है। हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, KCl, HCl और पोटेशियम एसीटेट। अब इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी का मान हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो KCl टूटेगा K आयन और Cl एनायन में। इसको इस तरह से हम लिख लेंगे कोहलरास लॉ के अकॉर्डिंग। इस तरह से HCl को भी लिख लेंगे और इस तरह से पोटेशियम एसीटेट को भी लिख लेंगे। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH हमें चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों इक्वेशन से कैसे CH3COH निकाल देते हैं। बेटा अगर इक्वेशन नंबर 3 जो कि सोडियम पोटेशियम एसीटेट का है, अगर इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया जाए, सभी लोग ध्यान दें। अगर इक्वेशन नंबर 3 हमें चाहिए क्या? हमें CH3COH चाहिए। तो यहाँ से हमें CH3CO तो मिल रहा है, H नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम 2 के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? CH3 तो CO हमारे साथ है ही है, साथ में हाइड्रोजन आयन भी मिल जाएगा और साथ में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा K+ और Cl-, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमें इसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम इसको इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे। तो इस क्रिया को करने पर, इस सारे प्रोसेस को करने पर हमें 2 ही आयन प्राप्त होंगे, जिसमें से एक एसीटेट एनायन होगा और दूसरा हाइड्रोजन आयन होगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम इक्वेशन 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3CO- प्लस हाइड्रोजन आयन, उसके अलावा पोटेशियम और क्लोराइड एनायन जो कि एक्सेस में है, अलग से है। अब इन पोटेशियम और क्लोराइड आयन को ख़त्म करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो जाहिर सी बात है, इसको जब माइनस करेंगे तो पोटेशियम पोटेशियम के साथ चला जाएगा, कट जाएगा, और क्लोराइड आयन के साथ माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? CH3CO- और हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाता है। अगर इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ जोड़कर माइनस कर दें तो हमें CH3COH की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पेयर की हेल्प से उस पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पता कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, फिर ध्यान देंगे कि किसमें से किसको जोड़ा जाए, किसको घटाया जाए, कितने से गुणा किया जाए। आप पूरी तरह से फ्री हैं, जोड़कर, घटाकर, गुणा कर आप किसी भी तरह उस वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि इस पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगी। अब इसको लिखने का तरीका है, कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 तरीके से लिखा है, चाहे तो एक्सपेंड करके आप लिखिए और चाहे तो एक रेगुलर फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को कर हम CH3COH का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा आपको यहाँ बताया जा चुका है। किस इक्वेशन को किसमें से घटाना है, किसमें जोड़ना है, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको बहुत ही सावधानी से आपको डील करना होगा। क्लियर। तो बेटा पहली एप्लीकेशन हो गई कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं आसानी से। क्लियर। आगे बढ़ा जा रहा है। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन है बेटा
कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर काफ़ी परिचर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट नॉन कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन होता है, डेराइव इक्वेशन है, यहाँ को डेरिवेशन नहीं करना है, इसको आपको याद कर लेना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। सी का मतलब होता है नॉन कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम होगा, और इसको तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे वैल्यू निकालते हैं आपको ऊपर बताई गई है। ठीक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और इसका एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम स्टेज में ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पढ़ रखा है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल था। उसके अकॉर्डिंग जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kc इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, या आप लिख सकते हैं Kc इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया जा चुका ऊपर ही कि अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट नॉन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा इन फार्मूलों की हेल्प से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अलग अलग एप्लीकेशन है, इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, पहला है सॉल्युबिलिटी और दूसरा है स्प्रैंगली सॉल्युबल। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे सॉल्ट, एग्जांपल के तौर पे बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, ऐसे सॉल्ट जिनको हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें या वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, बेसिकली वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो बहुत धीमे धीमे घुलते हैं, बहुत धीमे धीमे डिसोसिएट होते हैं। इस तरीके के सॉल्ट को बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, तो जाहिर सी बात है, इनको पूरी तरह से डिसोसिएट करने के लिए, पूरी तरह से डिज़ोल्व करने के लिए हमें क्या होगा, लगातार डाइल्यूशन यानी कि वाटर का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह के सॉल्ट में होता क्या बेटा, एक सिचुएशन आ जाती है कि जितना अमाउंट हम मिलाते हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी बन जाती है। यानी सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन इस तरह के सॉल्ट के लिए जो कि स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, इस तरह के सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर दिस टाइप सॉल्ट देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन आप लोग जानते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार छोटा सा रिवीजन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा देखो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इस तरह के सॉल्ट को डिसॉल्व करते जाइए तो एक ऐसी अवस्था आती है जो सैचुरेटेड हो जाते हैं। अब उससे अधिक डिसॉल्व इसके अंदर नहीं होगा, उससे अधिक वॉल्यूम में कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो उस अवस्था में, ठीक है, उस अवस्था में पर यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूट का अमाउंट आप डिसॉल्व करते हैं, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। और इससे पहले भी आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया गया, और सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन से कैसे रिलेट करेंगे सभी लोग जानते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1/V, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और कंसंट्रेशन की डेफिनेशन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है। क्लियर? सॉल्युबिलिटी के लिए फिर से देखिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंसंट्रेशन। तो वही टर्म यहाँ पर बोला गया है, इस तरह के सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी, उसके लिए आप लोगों को फार्मूला मालूम है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 सॉल्युबिलिटी। एम क्या है बेटा, एम यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं। अब
सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं। यहाँ पर m क्या है, स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करता है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी, तमाम चीज़ें आप जानते हैं। अब इस m को हमने सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि m और सॉल्युबिलिटी यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है या जो कंसंट्रेशन है और जो सॉल्युबिलिटी है, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम हो गई। सॉल्युबिलिटी में भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी बताता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसीलिए यहाँ पर m की जगह या मोलैरिटी की जगह, जो कि नॉर्मली स्ट्रेंथ होता है सोल्यूशन का, उसकी जगह हम सॉल्युबिलिटी रख सकते हैं और इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कोहलरास लॉ के एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन में से, एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में से है। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी उनको आप PSS के दौरान बेझिझक पूछिए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को बहुत ही आराम से ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।